बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर में सबसे पहले हमने देखा था कि जब यूवी रेज, विजिबल रेज या इंफ्रारेड रेज किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो जो फिनोमेना हमें मिलता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और जब एक्स रेज किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो जो फिनोमेना अकर होता है वो कॉम्पटन इफेक्ट है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पेयर प्रोडक्शन, कि जब गैमा रेज किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो जो फिनोमेना हमें मिलता है वो पेयर प्रोडक्शन का है। तो ये पेयर प्रोडक्शन क्या होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ मैटर क्या होता है आज हम वो भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे पूरी तफसील के साथ। तो देखते हैं कि ये पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना क्या है। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। तो पेयर प्रोडक्शन में हमने एक गैमा रेज ली, ठीक है, याद रखिए हाईली एनर्जेटिक होती है। गैमा रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। तो सबसे हाई एनर्जी गैमा रेज की होती है। तो गैमा रेज फोटोन हमने लिया एक, और एक हैवी न्यूक्लियस लिया। हैवी न्यूक्लियस मतलब जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे हमें पता है कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके आसपास क्या होगी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी न्यूक्लियस के गिर्द। तो ये जो हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन, हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन जब इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर से बता रहे हैं कि जब हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन इस न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में। यानी कि जब हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं। इस फिनोमेना को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। बाद में इसकी तफसील में बात करते हैं इस पे। तो डेफिनेशन इस क्या है? द चेंज ऑफ वेरी हाई एनर्जी फोटोन, the change of very high energy photon into an electron positron pair is called pair production। ठीक हो गया? तो ये चीज याद रखनी है। अब हम बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की कहानी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो अब हम बात करते हैं कि पेयर प्रोडक्शन कराने के लिए हमें मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस फिनोमेना को करवाने के लिए, इसलिए हम गैमा रेज यूज करते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, m0 c² से आप निकालते हैं। और जो पॉजिट्रॉन की होती है ये भी कितनी होती है? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मैस एनर्जी है वो भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पॉजिट्रॉन की वो भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये क्या है? पॉजिट्रॉन और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस फिनोमेना को कराने के लिए फिर हमें टोटल एनर्जी मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? तो अगर मुझे इस फिनोमेना को करवाना है तो कम से कम मुझे 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन चाहिए, तब ये फिनोमेना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अक्सर एमसीक्यूज में भी ये भी आ सकता है कि कितनी एनर्जी का फोटोन हमें कम से कम चाहिए होता है पेयर प्रोडक्शन को कराने के लिए। तो आपने कहना है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन होगा तब ये पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 0.51 प्लस 0.51 क्या बना? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी का फोटोन कम से कम हमें लाजमी चाहिए, तब ये फिनोमेना होगा। उसके बाद अक्सर एमसीक्यूज में तीन चीज़ें और भी आ जाती हैं कि ये कौन कौन से लॉज फॉलो करता है। पहली चीज़ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ये होल्ड करता है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी ये फॉलो करता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है। मतलब जितना इधर मोमेंटम उतना इधर मोमेंटम, जितनी इधर एनर्जी उतनी इधर, इधर भी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनको जब ऐड करेंगे तब भी उतनी बनेगी। जितना इधर चार्ज उतना इधर चार्ज,
फोटोन है उसको हम कंसीडर करते हैं कि इस पर कोई फोटोन है तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, कंसीडर नहीं करते, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसी तरह जब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी जब दोनों मिलाएंगे तो ये भी न्यूट्रल बनेंगे, इन पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन कब? जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। ठीक हो गया। तो चार्ज, जितना चार्ज, इधर भी जीरो चार्ज, इधर भी जीरो चार्ज, टोटल चार्ज की आप बात करें, सेपरेट इनके पास है लेकिन टोटल जब मिलाएंगे तो जीरो। तो इन तीन लहाज को ये फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं कि ये पॉजिट्रॉन की कहानी क्या है। पॉजिट्रॉन की कहानी क्या है वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। पॉजिट्रॉन, भाई पॉजिट्रॉन है क्या, कहां से हमारे पास आ गया भाई पॉजिट्रॉन? अच्छा, पॉजिट्रॉन सबसे पहले तो देखें कि पॉजिट्रॉन जो है ये हमारे पास, इसको हम एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का ये एंटी पार्टिकल है। तो किस तरह से? पॉजिट्रॉन का जो मैस होता है, ठीक है, पॉजिट्रॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको बता दें, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें कि मैस ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली चीज तो ये है कि इन दोनों का मैस इक्वल होता है। दूसरी चीज ये है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन, कि जितना मैग्नीट्यूड चार्ज का इसका है उतना ही इसका है, दोनों का चार्ज भी क्या है, बराबर है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है पोलैरिटी का। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर से बात बता रही है कि दोनों का मैस सेम, दोनों का चार्ज सेम, जस्ट पोलैरिटी डिफरेंट है। इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है। तो ये कहां पाए जाते हैं? क्या ये पॉजिट्रॉन जो है ये एटम के अंदर पाए जाते हैं? नहीं। और एटम के अंदर क्यों नहीं पाए जाते ये हम आपको एनिहिलेशन ऑफ मैटर में बताएंगे। तो फिलहाल बस इतना याद रखिए, ये मैटर के अंदर नहीं पाए जाते। तो कहां पाए जाते हैं? इनको हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1928 में डिराक ने इनकी प्रिडिक्शन की थी कि पॉजिट्रॉन नाम की भी कोई चीज होती है। उसके बाद 1932 में कार्ल एंडरसन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया था कॉस्मिक रेडिएशन में जो सन और गैलेक्सीज वगैरह से आ रही होती हैं, तो वहां पर ये डिस्कवर हुआ था। तो पॉजिट्रॉन ये एटम के अंदर नहीं पाया जाता। उसके बाद इसका याद रखिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को एनिहिलेट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बल्कि अभी नहीं ये कहानी बताते, ये एनिहिलेशन ऑफ मैटर में बताएंगे। उसके बाद इसकी पॉजिट्रॉन से और रिलेटेड कहानियाँ थोड़ी सी हम आपको एनिहिलेशन ऑफ मैटर में बताएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। तो देखिए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, HF इज इक्वल टू 2m0c का स्क्वायर। किस तरह से? HF एनर्जी ऑफ गैमा रे फोटोन है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E इज इक्वल टू HF एनर्जी होती है। m0c स्क्वायर क्या है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से HF ही नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से HF इज इक्वल टू 2m0c स्क्वायर, कि जब इन दोनों की एनर्जी को मिलाएंगे तब भी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मैं 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी दूं तो क्या होगा? मतलब 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना तो हो गया, लेकिन अगर मैं 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी दूं, गैमा रेज में भी एनर्जीज की रेंज होती है, ज्यादा की एनर्जी दूं, ज्यादा एनर्जी का गैमा रे फोटोन फेंकूं तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी। बस ये फिनोमेना है कि 1.02 से ज्यादा एनर्जी देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन ये क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है पेयर प्रोडक्शन की। यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है पेयर प्रोडक्शन का। अब हम बात करते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर की। इसको हम रेस कर देते हैं। एनिहिलेशन ऑफ मैटर, एनिहिलेशन ऑफ मैटर क्या है?
आसान सा टॉपिक है, सिर्फ वो पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है। पेयर प्रोडक्शन को उल्टा कर दे तो एनिलेशन आ जाएगा। तो एनिलेशन ऑफ मैटर क्या है वो चीज़ देखते हैं। हेडिंग सबसे पहले हम लगाते हैं एनिलेशन ऑफ मैटर। एनिलेशन ऑफ मैटर। एनिलेशन मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना। एनिलेशन मतलब है डिस्ट्रॉय कर देना। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूं, आप इसको कोशिश करें कि लिख लें या इसको लिख ही देते हैं कि व्हेन पॉजिट्रॉन कम क्लोज टू एन इलेक्ट्रॉन दे एनिलेट मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे एनिलेट एंड प्रोड्यूस टू फोटॉन्स इन गैमा रेज रेंज। गैमा रेज की रेंज में ये 2 फोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं एंड प्रोड्यूस 2 फोटॉन्स इन गैमा रेज रेंज। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एनिलेशन ऑफ मैटर। एनिलेशन ऑफ मैटर। तो ये इसकी क्या है डेफिनेशन है कि व्हेन पॉजिट्रॉन कम क्लोज टू एन इलेक्ट्रॉन दे एनिलेट एंड प्रोड्यूस 2 photons in gamma rays range. This phenomena is called annihilation of matter. अब ये किस तरह से होगा वो चीज़ देखते हैं। एक और पिछले टॉपिक में एक मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी चीज़ रह गई थी, वो भी कोशिश करेंगे इसी में डिस्कस कर दें। तो किस तरह से फिनोमेना होता है, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है। जब हम इनको एक दूसरे के करीब लाते हैं, तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, एक दूसरे को एनिलेट कर देते हैं। और एनिलेट करते हैं तो क्या होता है, 2 फोटॉन निकलते हैं गैमा रेज की रेंज में। 2 फोटॉन निकलते हैं गैमा रेज की रेंज में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिलेशन ऑफ मैटर। पिछले प्रोसेस में क्या था कि गैमा रेज फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बना था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को हमने आपस में मिला दिया तो 2 गैमा रेज फोटॉन निकल गए। तो गैमा रेज का क्या है, पेयर प्रोडक्शन का क्या है, ये उल्ट है। तो ये भी चीज़ याद रखनी है। अगर हम इनकी एनर्जीज की बात करें तो इसकी एनर्जी कितनी थी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी कितनी थी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन फोटॉन्स की भी एनर्जी कितनी होगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी भी कितनी होगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ये भी फॉलो करता है। तो सेम उसके उल्ट है और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब थोड़ी सी हम बात कर लें मटेरियलाइजेशन ऑफ। और हाँ, मैंने कहा था कि एटम में नहीं रह सकते। तो देखिए जब भी ये दोनों आपस में मिलेंगे, दुश्मनी है भाई इनकी, जब भी दोनों आपस में मिलेंगे एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, एनर्जी एमिट होगी। तो अगर पॉजिट्रॉन भी एटम के अंदर ही हो, ठीक है, अगर पॉजिट्रॉन भी एटम के अंदर ही हो तो फिर इलेक्ट्रॉन वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? पॉजिट्रॉन इसको मार देगा। ठीक है, याद रखें। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद आ गई, हर चीज का एंटी पार्टिकल है, हर चीज का एंटी पार्टिकल है। प्रोटॉन का भी एंटी पार्टिकल है, एंटी प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन का भी एंटी पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रॉन। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल, एंटी इलेक्ट्रॉन का है एंटी पार्टिकल, जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं या इसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये भी इंफॉर्मेशन है, याद रखनी कि हर चीज का एंटी पार्टिकल इस दुनिया में मौजूद है। ठीक हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है जिसको हम पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। पेयर प्रोडक्शन में थोड़ा सा रह गया था, बताना तो वहां पर चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कर लें। मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी।
अब पेयर प्रोडक्शन में क्या हुआ था कि फोटोन, ठीक है, चेंज हुआ था इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में, ठीक है। तो यहां पर देखें जो फोटोन है इसका हम कहते हैं, कंसीडर करते हैं कि इसका मैस क्या है, 0 है, ठीक है। फोटोन का रेस्ट मैस 0 होता है, तो फोटोन का मैस क्या है, 0। लेकिन जब ये न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में चेंज हो गया। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को तो मैस है, यानी कि एनर्जी मैस में चेंज हो गई, एनर्जी मैस में चेंज होगी, मतलब एनर्जी की वजह से मैसेस क्रिएट हो गए। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, जो E=mc² इक्वेशन को होल्ड करते हैं कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस, ठीक है। इसका मैस नहीं है लेकिन इनके दोनों का मैस है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। और यहाँ पर क्या हुआ है, मैस एनर्जी में चेंज हो गया है, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, मैस एनर्जी में चेंज हो गया है, यानी आइंस्टाइन की E=mc² इक्वेशन को होल्ड करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन ऑफ मैटर। अभी भी इससे रिलेटेड कोई चीज़ें आपकी रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बाद में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।